हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ एमपीएससी प्री 2024 के लिए। आज मैं स्वतंत्रता आंदोलन व एकीकरण के कुछ एमसीक्यू कराने वाली हूँ। जिस प्रकार से ये अदर स्टेट में ये टॉपिक है और जिस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये कुछ क्वेश्चन आज मैं करा रही हूँ, बाकी के हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आते रहेंगे। वेदास वाला जो है हमारे, उसके वेद वाले पार्ट के दो वीडियो हो चुके हैं। थर्ड वाला पार्ट मैं कल आपके लिए लेके आऊँगी। बहुत ज़्यादा व्यस्तता के चलते, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो हम लोगों को भी नोट्स प्रिपेयर करने पड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उसके कारण समय बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो वीडियो भी रेगुलर नहीं आ पा रही। 2 से 3 दिन में हमारा प्रीलिम्स 2024 के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोगों की बुकिंग भी लेना मैं स्टार्ट कर दूंगी। आफ्टर 1 वीक हम मेंस के नोट्स की बुकिंग लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मेंस के नोट्स भी जो भी सिलेबस बदला है 30% वो जो भी उसमें ऐड ऑन होना है, जो भी टॉपिक स्पेशली पेपर 4th के लिए, तो वो आपको 1 वीक बाद स्टार्ट होंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट 1, यूनिट 10 ये तो टोटली चेंज हुए हैं। इसके अलावा टोटली चेंज है, मतलब यूनिट 10 तो टोटली चेंज हुआ है और यूनिट 1 के कुछ टॉपिक ऐड ऑन हुए। वो हम बेसिकली क्वेश्चन तो पहले से भी पढ़ते थे, लेकिन अब थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। जैसे उपनिषद को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, वेद हुए, इनको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो उसी को ही डीप में करके, क्योंकि वो मेन लिख दिया है तो मैंने उन नोट्स में उन्हीं पर ही अब ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। बाकी जो हमारा और जो आपका जो सिलेबस में है, जो पिछली बार भी था, वो हम वही रखेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। बाकी भूगोल में भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो पहले थे अब नहीं हैं, तो वो लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि बेसिक भूगोल में वो सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसी के चलते ये नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, जल्दी ही आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आज का जो क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन व एकीकरण है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, वो मैं आपको कराने वाली हूँ। आते हों तो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं आते हों तो नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पी सीरीज़ चल रही है, 19 भाग हम कर चुके हैं और ये हमारा इसका 20वां भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ से लौटे कब थे? 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इन्हीं के आगमन के कारण उन्हीं को ही मतलब ट्रिब्यूट देने के लिए 9 जनवरी को हमारे भारत में प्रवासी भारत दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 1893 में ये गए थे और 1915 9 जनवरी 1915 को ये वापस भारत आए थे। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा का पालन किया। दक्षिण अफ्रीका में भी वह पहले भारतीय बैरिस्टर थे। जब दक्षिण अफ्रीका वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे, तो पहले भारतीय ऐसे थे जिन्होंने वहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए थे तथा गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। ये क्वेश्चन आपका बनेगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? तो सबसे पहला सफल सत्याग्रह जो गांधी जी का था वो था चंपारण में। चंपारण में 9 जनवरी 1915 को वे भारत लौटे थे। उसके बाद उनका प्रथम सफल सत्याग्रह 1915 के बाद एग्जैक्ट 2 साल बाद 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में प्रथम सफल सत्याग्रह किया था। चंपारण जो कि बिहार में है, वहाँ पर उन्होंने एक सफल सत्याग्रह किया था। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन के बारे में आपको याद होगा कि जहाँ पे नरम दल और जो गरम दल थे 1907 के सूरत अधिवेशन में जो विभक्त हो गए थे, तो लखनऊ अधिवेशन में वो एकजुट हो गए थे। तो उस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल से गांधी जी मिले थे, तो उन्होंने उनको चंपारण आने का आग्रह किया था। चंपारण में किसानों को अपने ज़मीन का 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब 20 में से जो तिहाई भाग है उस पर नील की खेती करो, क्योंकि अंग्रेजों को नील अपने देश में पहुंचाना रहता था। तो वो किसानों को बोलते थे कि ज़्यादातर भूमि पे नील की खेती करो, जिससे अनाज की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ये जो प्रथा है जिसमें अंग्रेज बोलते थे 3/20 हिस्से पर नील की खेती करो, इसे तिनकठिया पद्धति बोलते थे। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेवी कृपलानी थे। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कि 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय भारत के गवर्नर कौन थे?
जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भारत के गवर्नर कौन थे 15 अगस्त 1947 को? कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सभी लोग जरूर कीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? देखो, नवजीवन भी गांधी जी की है, लेकिन जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहे थे तब उन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया था वो था इंडियन ओपिनियन। 1894 में उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? गांधी जी ने की थी। उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला था। इसके माध्यम से वे नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष करते थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। अगला है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला जन आंदोलन। मतलब देखो, पहला सत्याग्रह तो कौन सा था? 1917 में जो किया था चंपारण का, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं पहला जन आंदोलन कौन था। मतलब सभी जन इकट्ठे हो गए थे, जितने भी भारत के जो भी क्रांतिकारी है, सब लोगों ने एक मिलकर गुहार लगाई थी। तो प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। 1920 से 22 की अवधि में ये रहा था। 1920 से ये आरंभ हुआ था। हम भारत स्वतंत्रता आंदोलन और उसका एकीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें गांधी जी का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो गांधी जी के संबंधित सभी फैक्ट आपको स्पेशली सबसे पहले करना रहेगा। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किया गया था। 1920 से 22 में पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, इनको आपको क्रम में लगाना है। कौन सी घटना किस कालक्रम में हुई थी? चौरी चौरा, जलियांवाला, रोलेक्ट एक्ट, चंपारण। देखो, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब गांधी जी आए थे तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। नील की खेती के लिए इसका विरोध, नील की खेती को जो 3/20 हिस्से पे कराते थे उसमें इसका विरोध करते थे। उसके बाद आया था रोलेट सत्याग्रह 1900। जो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो घटना हुई वो लिखना है। तो उसके बाद आया था रोलेट सत्याग्रह 1919 में। फिर आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो भी 1919 में आया था, लेकिन मंथ में लेट आया था। उसके बाद सबसे लास्ट में आया था चौरी चौरा, जो कि 1922 में आया था। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? सबसे पहले चंपारण हो जाएगा, फिर रोलेट हो जाएगा, फिर जलियांवाला बाग हो जाएगा, और फिर लास्ट में चौरा चौरी घटना हो जाएगा। मतलब 4 3 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह, एक सेकेंड। चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील खेती के विरोध में हुआ था। रोलेट एक्ट भी 1919 में हुआ था। इसको काला अधिनियम बोलते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में आया था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। चौरा चौरी घटना 1922 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का एक गांव है गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश गोरखपुर का एक गांव है चौरा चौरी, जहां पर यह घटना हुई थी। 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ये वही क्वेश्चन आ गया। चौरी चौरा हत्याकांड की वास्तविक तिथि कब थी, कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां पर 5 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों ने एक ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हुई। देखो, 1922 में ही हुआ था और 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी। इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। क्यों किया? क्योंकि क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, बहुत ही अहिंसा पूर्वक किया। उन्होंने सब लोगों को एकत्रित किया। उन्हें लगा कि हमारे देशवासी उन्हीं के मार्ग पर चलेंगे, गांधी जी के मार्ग पर अहिंसावादी रहेंगे, और उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। अब क्या कर हुआ, कुछ क्रांतिकारी ऐसे आए, उन्होंने चौरा चौरी में जाके पुलिस चौकी तक उड़ा दी, मतलब आग लगा दी। अब वही हिंसावादी प्रवृत्ति हो गई, तो गुस्से में आके गांधी जी ने वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये एक कारण रहा था। अगला क्वेश्चन है, किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? मतलब सबसे पहले जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो कब प्रस्तावित हुआ था? तो 1920 में हुआ था। सबसे पहले कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 1920 में कहाँ पर हुआ था अधिवेशन? नागपुर में हुआ था। तो वहाँ पे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था? CR दास, जिनको चित्तरंजन दास भी बोला जाता है। उन्होंने 1920 के नागपुर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया था, ये प्रस्तावित किया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के विभिन्न मुद्दों पर कुछ युवा जैसे कि CR दास, मतलब चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन नागपुर अधिवेशन 1920 में CR दास ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित भी कर दिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी C विजय राघवाचारी ने की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखो कि जो नागपुर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता C विजय राघवाचारी ने की थी। इसी प्रस्ताव के साथ स्वराज की मांग को लक्षित भी किया था। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में, और जब असहयोग आंदोलन असफल हो गया था तब ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चौरा चौरी की एक छोटी सी घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने में कुछ युवा कांग्रेस असंतुष्ट थे। गांधी जी के इस निर्णय के फलस्वरूप कांग्रेस के अंतर्गत जो CR दास थे, मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे CR दास और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। ये भी आपसे पूछ सकते हैं स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1930 को हुआ था, 23 को हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप का पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपने व्हाट्सएप पर मेरे को सेव इट करके भेज दीजिए इस नंबर पर, तो आपका नंबर सेव हो जाएगा। आपको मेरे स्टेटस मिलते रहेंगे, स्टेटस से भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टा ID आकांक्षा 1957 के नाम से है, तो आप मुझे उस पर भी जुड़ सकते हैं। डेली MP के करंट के लिए रोज़ रात को एक वीडियो आता है, तो आप वहाँ से रोज़ MP का करंट भी फॉलो कर सकते हैं। अगला है खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े और हिंदुओं को दबाया गया। देखो खिलाफत आंदोलन से क्या हुआ था कि जो हिंदू मुस्लिम में जो बैर डाला गया था, तो वो इसमें उन दोनों के बीच जो मतलब परेशानियां चल रही थी हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो उनके बीच की दूरियां खिलाफत आंदोलन से खत्म हुई थी। खिलाफत आंदोलन भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया था, जिसमें गांधी जी इनके सपोर्ट में थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध हुए दुर्व्यवहार का ये परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना। इस प्रकार यह आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था। 1924 में तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना हुई थी, जिसके बाद ये खत्म हो गया था। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।